गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ज्ञान सुधा चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम लेक्चर्स के कंटिन्यूएशन में, हिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं उनकी कंटिन्यूएशन में प्री हिस्ट्री के अंतर्गत चैल्कोलिथिक एज, ताम्र पाषाणिक काल पर हम चर्चा करेंगे। और इस ताम्र पाषाणिक काल में जितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं और बनते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रश्न कैसे आते हैं और प्रश्नों को करने की कला क्या होनी है, जिनको क्वेश्चन आंसर्स स्किल्स हम कहते हैं, किस तरह से इसको डेवलप किया जाए। तो ये चैल्कोलिथिक एज है, यानी कि सबसे पहली बात आती है इसमें कि चैल्कोलिथिक एज से तात्पर्य यहां पर क्या है। ताम्र पाषाणिक, ताम्र और पाषाणिक। अभी हमने जब हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से नवपाषाण काल का रूपांतरण होता है, तो यहां पर जरा गौर कीजिएगा। जब हम बात कर रहे थे पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, इसको हमने मध्यपाषाण काल में रूपांतरित कर दिया और फिर उसके बाद नवपाषाण काल में रूपांतरण हुआ। और ये नवपाषाण काल रूपांतरित होता है चैल्कोलिथिक यानी ताम्रपाषाण काल। इसको मैं चैल्कोलिथिक, कुछ लोग इसको कैल्कोलिथिक भी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन वो प्रोनाउंस करने का अपना अपना तरीका है। यहां पर मैंने आपको बताया कि यहां ब्लेड और फ्लेक उपकरण थे, चॉपर चॉपिंग उपकरण थे, चॉपर चॉपिंग। जब मध्यपाषाण काल में आए तो इसमें माइक्रोलिथ आ गए, माइक्रोलिथ। जब हम नवपाषाण काल में आते हैं तो यहां पर एक क्रांति हो जाती है, पॉलिश युक्त उपकरण आने लगते हैं, पत्थर के, पत्थरों की ग्राइंडिंग होने लगती है, ग्राइंडिंग। हड्डी के उपकरण बनने लगते हैं। अब ये रहा पत्थर का इतिहास, ये पत्थर के काल का इतिहास है। और धीरे धीरे यहां पर एक मेटलिक रिवॉल्यूशन हो गई, मेटल, और उस मेटल का नाम था कॉपर यानी तांबा। तो अगर आपसे सामान्य जो प्रश्न एग्जाम्स होते हैं उनमें प्रश्न आता है कि तांबा सबसे पहले भारत इतिहास में कब प्राप्त हुआ, किस काल में हुआ है, तो आंसर हो जाएगा चैल्कोलिथिक काल। जब हम इसको, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है मेटलिक रिवॉल्यूशन, धात्विक क्रांति। यहां पर पत्थर की क्रांति है जिसका नाम मैंने जोड़ा था लुबाक और चाइल्ड ने इसको रिवॉल्यूशन नाम दिया था। यहां मेटलिक रिवॉल्यूशन हो गई, तो ये परिवर्तन है। यहां मैं आपको याद दिलाऊं कि जब ये सारी जानकारी जो हम इतिहास में लाने का प्रयास करते हैं, जिसका हम हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन बेसिकली आर्कियोलॉजी के माध्यम से होता है, पुरातत्व विज्ञान के माध्यम से होता है। हम इस पूरे काल के लिए ऋणी हैं उन आर्कियोलॉजिस्ट के, कनिंगम से लेके लुबाक से लेके न जाने कितने लोगों की पूरी श्रृंखला है। और भारत की जब हम बात करते हैं तो डीबी अग्रवाल है, चाहे आरसी अग्रवाल है, हम इन सब के ऋणी हैं। इस क्लास को लेने से पहले मैं उन लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिनके अथक प्रयासों से हम ये जानकारी ले पाए हैं, और ये जानकारी मैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नई जनरेशन तक दे रहा हूं। तो यहां पर चैल्कोलिथिक काल की बात आई, तो इसलिए वह काल जिसमें कॉपर का यानी तांबे का, कॉपर प्लस पत्थर, पाषाण, इन दोनों का सम्मिलित रूप से प्रयोग हुआ, उसे हम चैल्कोलिथिक एज कहते हैं, चैल्कोलिथिक एज कह देते हैं। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि भारत में जो रूपांतरण की प्रक्रिया थी, इस रूपांतरण की प्रक्रिया से किस प्रकार से सिविलाइजेशन की प्रकृति डेवलप होती है। तो इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए हम पहले एक बार वापस अपने उसी बिंदु पर जाते हैं कि किस प्रकार से
किस प्रकार से ये परिवर्तन हमको देखने को मिलता है, किस प्रकार से इसका विकास होता देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे थोड़ा ये गलत खुल गया है, मैं अभी इसको ठीक कर देता हूं। यहाँ पे हमारा चैल्कोलिथिक है। तो चैल्कोलिथिक में जहां पर कि इस पूरे पाषाण उपकरण के साथ साथ कॉपर के उपकरण का भी प्रयोग हमको देखने को मिल रहा है। अब ये मैं आपको सबसे पहले, क्योंकि हिंदी में और इंग्लिश में मैं दोनों चीजें साथ साथ कर रहा हूं, क्या है कि चैल्कोलिथिक काल क्या है। चैल्कोलिथिक कल्चर विच द एंड ऑफ नियोलिथिक एज, यानी जैसा कि मैंने अभी बताया था कि नवपाषाण काल की समाप्ति जब हुई, ऐसा नहीं कि नवपाषाण काल पूरी तरह से समाप्त हो गया, पूरी तरह से कभी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि पत्थर का उपयोग तो हम आज भी करते हैं। लेकिन इस नवपाषाण काल का एक जो टेंटेटिव समाप्ति है, उसके साथ साथ एज सेवरल कल्चर्स स्टार्टेड यूजिंग मेटल। कौन सा मेटल यूज हुआ? कॉपर मेटल यूज हुआ, कॉपर मेटल यूज हो गया। ये कॉपर, मैं सिंबल बना रहा हूं इसका, कॉपर मेटल यूज हुआ। और इस कॉपर मेटल के साथ साथ कुछ समय के बाद लो ग्रेड का ब्रोंज कल्चर प्रारंभ हुआ। यही कारण था कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति रूपांतरित हो गई धीरे धीरे कांस्य युगीन संस्कृति में, जो कि सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का लेक्चर जो लिया जाएगा करीब वो 4 वॉल्यूम में लिया जाएगा, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। उसको हम 4 वीडियो में पूरा करेंगे, 4 वीडियो लेक्चर उसके करेंगे। लेकिन यहां पर ये बात, सिंधु सभ्यता हमको तब तक ठीक से समझ में नहीं आ सकती है तब तक हमको पाषाण संस्कृति और विशेष रूप से जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, ये हमको समझ में ना आए। तो पहले इसको समझना जरूरी है। तो कॉपर का प्रयोग और पत्थर का प्रयोग, इसको मिलाकर के जो बना वो चैल्कोलिथिक काल बना। तो चैल्कोलिथिक मींस ये एक स्टोन का और कॉपर का फेज था, एक चरण था। इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं। आप यहां वापस देख सकते हैं। बेसिकली जब ये पुरातत्वविद, ये आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी, आजादी से पहले से लेकर आजादी के बाद तक पुरातात्विक उत्खनन कर रहे थे। जब हम प्राइम रोज से शुरुआत करते हैं, प्राइम रोज शुरुआत के आर्कियोलॉजिस्ट थे। हालांकि कनिंगम का नाम लिया जाता है, उन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, लेकिन प्राइम रोज ने 50s में, 1850s में, यानी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सबसे पहले इस प्रकार का उत्खनन प्रारंभ किया था। तो यहां पर सबसे पहले दक्कन क्षेत्र में ये जो आजादी के बाद की घटनाएं हैं, आजादी के बाद सबसे पहले उन्होंने जो प्रयास किया वो इस रूप में था कि संकालिया ने इसको जो ये एरिया था, इस एरिया को उत्खनन करने का इसका प्रयास किया। और यहां उन्हें पत्थर के उपकरण साथ में मिले, पत्थर के उपकरण साथ में मिले, और इनके साथ साथ एक मेटल का यूज होता हुआ नजर आया। तो जब मेटल भी साथ में यूज होने लगा तो उन्होंने यहां पर इस तरह के नामकरण करने के लिए भारत में भी इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया, और यह नाम पड़ा चैल्कोलिथिक। इसके बाद ये दावलीकर हैं 1988 में, इन्होंने बहुत डिटेल स्टडी की और चैल्कोलिथिक एज की, खास करके इनाम गांव के क्षेत्र में। इनाम गांव ये जॉर्वे कल्चर का भाग है। अभी मैं आपको थोड़ी डिटेल में ये बताने वाला हूं कहां कहां पे ताम्र पाषाणिक संस्कृति का विकास हुआ है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति का विकास किस किस रूप में हुआ, ये आप देख सकते हैं। भारत का मैप, भारत की तस्वीर, और इस भारत की तस्वीर में आप देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से एरियाज में हमें ये देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं इसका एक चार्ट बना करके आपके सामने रखता हूं, ताकि आपको बहुत इजीली इसको समझा जा सके आपके लिए। और इसको करने के लिए इस रूप में इसको कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी भारत, या यूं कह दें इसको राजस्थान रीजन, राजस्थान क्षेत्र। इस क्षेत्र में कहां कहां पे चैल्कोलिथिक साइट्स आई हैं। चैल्कोलिथिक यानी ताम्र पाषाणिक। इसके बाद हम पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहां से मुख्य रूप से साइट्स प्राप्त हुई हैं। उसके बाद हम इसको लेते हैं महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र।
एंड अब जो पिछले 2 दशकों से हो रहा है, अदर स्टेट्स एंड अदर एरियाज, ये आप देख सकते हैं। जो राजस्थान का क्षेत्र है, राजस्थान में हम इसको देखेंगे कि यहां इसके 2 भाग हैं। एक को हम बात कर रहे हैं, एक को हम कह रहे हैं कि ये गणेश्वर संस्कृति है, गणेश्वर, और एक को कह रहे हैं हम आहड़ या आयड़ संस्कृति। जब हम पश्चिमी एमपी की बात करते हैं, वेस्टर्न एमपी की बात करते हैं, तो यहां पर भी 2 प्रकार की संस्कृतियों का विकास हमको दिखाई देता है। एक को हम कायथा संस्कृति कहते हैं, कायथा, एक को हम नवदातोली संस्कृति कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से अब आजकल एक्सटेंडेड फॉर्म हो गई हैं। जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहां पर एक विशेष रूप से जो संस्कृति आती है, जिसकी मैंने सबसे पहले चर्चा की थी, जॉर्वे संस्कृति। और अदर्स में आजकल इन्हीं चीजों का एक्सटेंडेड फॉर्म कई जगह से प्राप्त होने लगा है। एएसआई ने इस पर विशेष काम किया है। हमारे देश में कई जगह पुरातत्व विश्वविद्यालय हैं, यानी पुरातत्व डिपार्टमेंट जिनमें काम कर रहे हैं, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ स्टेट्स एंड एएसआई, ये काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं और इसके माध्यम से हमें ताम्रपाषाणिक युग की जानकारी हो रही है। अब ये आप देख सकते हैं वापस उसी बिंदु पर कि किस प्रकार से हम जो भारत का मैप है या भारतीय उपमहाद्वीप का मैप है, ये आपके सामने देख रहे हैं आप, कि किस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप के इस मैप में ये जो हमारा गणेश्वर संस्कृति मोटे तौर पर कह देते हैं, ये बेसिकली सीकर एरिया में है। सीकर, इसका कलर चेंज कर देता हूं, सीकर क्षेत्र में है। सीकर, नीम का थाना, डीपी अग्रवाल, आरसी अग्रवाल, इन सब के हम ऋणी हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया विशेष रूप से। और मैं यहाँ पर एक्नॉलेज करना चाहूँगा हमारे उन लोगों का जिन लोगों ने इसमें खास करके सीकर के क्षेत्र में काम किया है, खास करके आरपी अग्रवाल ने काम किया है, या फिर हमारे कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के एमपी शर्मा जी रहे, या मुरारी लाल शर्मा जी, एमपी शर्मा, मुरारी लाल शर्मा जी रहे, और मदन लाल मीणा जो कि वहीं गवर्नमेंट कॉलेज में अभी हैं। उन लोगों ने इस क्षेत्र में और आर्कियोलॉजी में राजस्थान में काम किया है। तो हम इन सब लोगों के ऋणी हैं इस क्षेत्र में। अब यहाँ पर ये गणेश्वर और जोधपुरा कल्चर, ये जो नाम दिया जा रहा है, ये इसका आर्कियोलॉजिकल नाम है, ये इसका पुरातात्विक नाम है, और सामान्य नाम इसका हम गणेश्वर संस्कृति कहते हैं। गणेश्वर एक पहाड़ी का नाम, एक ग्रामीण सेटलमेंट का नाम है गणेश्वर। दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं, ये आहाड़ संस्कृति है। आहाड़ संस्कृति बोल देते हैं या आयड़ संस्कृति बोल देते हैं। इस पर भी बहुत से लोगों ने काम किया है। गुजरात की बड़ौदा यूनिवर्सिटी ने भी काम किया है, भारत सरकार के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने काम किया है, और इसके अलावा बहुत से अन्य आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर काम किया है। जब हम ये पश्चिमी एमपी की बात कर रहे हैं, जो मैंने पहले भी चर्चा की थी, ये उज्जैन, कायथा, इसके आसपास में एरण और नवदातोली, ये सारे जगह हैं। अभी जगहों की चर्चा सेपरेटली करेंगे। इन सब में हमें ताम्रपाषाणिक संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। और चौथी साइट हम देख रहे हैं, चौथा एरिया हम देख रहे हैं, ये जॉर्वे संस्कृति है। ये आजकल का अहमदनगर है, नासिक है, पूना का ईस्टवर्ड एरिया है। इन एरिया से हमें जॉर्वे कल्चर के प्रमाण मिलते हैं। तो स्पेशली जब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखते हैं, पाकिस्तान वाले पार्ट की चर्चा मैं यहाँ पर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे, और जो है भी उनको हम सिंधु सभ्यता में टेकअप करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने खुद हड़प्पा है, मेहरगढ़ है, चाहे हम डेरा इस्माइल खान देखें तो इन सब क्षेत्रों में भी हम चैल्कोलिथिक कल्चर का विकास देखते हैं। अब आप देखिएगा चैल्कोलिथिक साइट्स में ये 1 बाय 1 अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, जरा हम इस बात को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो सूची को सुमेलित कीजिए। सूची को सुमेलित कीजिए। तो जैसे माना ये आपको साइट्स दी गई हैं, आप ये जोधपुरा और गणेश्वर ये राजस्थान में है, यानी कि सीकर और उसके समवर्ती एरियाज, नीमका थाना का एरिया, गिलुंद, आहाड़, बालाथल, ये सारे राजस्थान में है। आज का
उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इसके आसपास का एरिया, यानी ये आयड़ संस्कृति के क्षेत्र है, स्थलों के हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद जब हम अपने यहाँ राजस्थान एमपी की बात करेंगे, वेस्टर्न एमपी की मैंने बात की थी, एरण है, कायथा है, नावदातोली है। नावदातोली को आजकल सेपरेटली नावदातोली संस्कृति नाम दे दिया गया है। जब हम यूपी की बात करते हैं तो वहां पर ईस्टर्न यूपी एंड बिहार वाले पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ कोल्डी हवा में बाद में और इन चिरान वगैरह इन जगहों में भी प्रमाण मिलने लगते हैं। किस चीज के प्रमाण मिल रहे हैं हमें? विशेष रूप से तांबे के। जैसे इसी तरह से हम देखते हैं कि अन्य जगहों पर देखें, दैमाबाद है, जौरबे है न, और नेवासा है, इनाम गांव है। ये इनाम गांव और दैमाबाद ये अपना पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब हम दक्षिणतम की बात करेंगे तो चाहे मस्की की बात करेंगे, पिकलीहल की बात करेंगे, संगनकल्लू की बात करेंगे, ये सारे एरियाज हम चैल्कोलिथिक काल में लेते हैं। अगर हम इसके रफ मैप की बात करते हैं तो रफ मैप इसका इस रूप में देख सकते हैं हम लोग कि ये भारत का एक रफ मैप है जिसमें मैंने आपको बताया कि ये ईस्टर्न यूपी है। ये ईस्टर्न यूपी में आजकल इलाहाबाद और विंध्य क्षेत्र के आसपास में हमें इसका विकास होता हुआ नजर आ रहा है। और ये इसी तरह से जौरबे में और राजस्थान में अहाड़ और गिलुंद है। राजस्थान में हम जब अपने यहाँ पे गणेश्वर संस्कृति की बात करते हैं, इसे अपने यहाँ राजस्थान में लोकल संस्कृति में गणेश्वर धाम भी कह देते हैं क्योंकि यहाँ शिव का एक बहुत बड़ा मंदिर है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये एक जैसे हम पुष्कर की बात करते हैं तो उसी तरह से यहाँ पर भी राजस्थान में हमें गालव गंगा इस क्षेत्र में मिलती है। और जब हम यहाँ पे आयड़ संस्कृति की बात करते हैं, अहाड़ संस्कृति की बात करते हैं तो ये मैप में आपके सामने है ओजियाना। ये ओजियाना पिछले 2 दशकों में इस पर बहुत आर्कियोलॉजिकल स्टडी की गई है। ओजियाना है, गिलुंद है, बालाथल है, अहाड़ है। तो ये आयड़ नदी और बनास नदी इसके आसपास में जो भी पुरातात्विक खुदाई हुई है उनके अंतर्गत हम इस बात को देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, नदी का बहाव है, खास करके अहाड़ और बनास नदी का बहाव है। ये इस तरह से यहाँ पे कायथा संस्कृति है। आपके सामने पिक्चर बिल्कुल क्लियर आ रहा है, एमपी का पिक्चर है। और ये खास बात इसमें आती है, ये चैल्कोलिथिक एज में ये तांबे के बर्तन, तांबे के टूल्स हैं हमारे सामने, तांबे के बर्तन हमारे सामने आ रहे हैं। और इन बर्तनों के कारण से ये जगह जगह हमसे अलग अलग साइट से हमको प्राप्त हुए हैं। और इन अलग अलग साइट्स में हम इनके कारण, ये विशेषता मुख्य रूप से है, इन तांबे के बर्तनों की विशेषता के कारण से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इनको नाम दे रहे हैं ताम्रपाषाणिक संस्कृति। ये अहाड़ संस्कृति। और इस प्रकार से धीरे धीरे यहाँ पर एक उस संस्कृति का विकास हुआ जिसे हम ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। जब हम गणेश्वर संस्कृति की बात करते हैं, वन बाय वन एक एक करके जब हम लोग बात करें गणेश्वर संस्कृति की बात करते हैं तो इस गणेश्वर संस्कृति के अंतर्गत यहाँ पर फिशिंग के प्रमाण भी मिलते हैं। फिशिंग के यहाँ पे एक तरह से जो कांटे हैं, फिशिंग के एक तरह के कांटे इस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। और मूल रूप से यहाँ पे कांतली नदी है और वो ये वाला एरिया तंवरवाटी कहलाता है। और यहाँ पर शिव का टेम्पल है। और आर्कियोलॉजिकली यहाँ पर अग्रवाल साहब को तो पूरा का पूरा एक तांबे का कुल्हाड़ा प्राप्त हुआ था। तांबे का प्राप्त इस तरह से कुल्हाड़ा प्राप्त होना, इक्विपमेंट्स प्राप्त होना, टूल्स प्राप्त होना, ये शो करता है कि अपने आप में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रही ताम्रपाषाणिक संस्कृति के रूप में। अब जब इसको हम गणेश्वर जोधपुरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहते हैं इसको, और अप टू ये नोहा तक जाता है वैसे तो आर्कियोलॉजिकली, लेकिन गणेश्वर जोधपुरा कॉम्प्लेक्स ही इसको नाम दिया जाता है। अब और इसको इसके अलावा जब बात करते हैं तो गणेश्वर में अभी हाल के दशकों में इसमें काफी विकास हुआ। और जो गवर्नमेंट कॉलेज नीम का थाना है वहां पे उन्होंने थोड़े से एक छोटा सा म्यूजियम बना करके इस क्षेत्र को एक सांकेतिक रूप से एक यूं कहें कि म्यूजियम बनाया है वहां पे, जो कि ये सिद्ध करता है कि हमारे लोग वहां पर ताम्रपाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में काम कर रहे हैं। अब यहां पर एक बात और लें कि जब हम अहाड़ संस्कृति की बात करते हैं तो अब प्रश्न कुछ नए बनेंगे। अहाड़ संस्कृति आप देख रहे हैं, अहाड़ संस्कृति ये है। तो 4 केंद्र तो मैंने आपको शुरू में बता दिए थे कि 4 केंद्र तो अक्सर ये पूछे जा रहे हैं आपके सामने कि ओजियाना, गिलुंद, बालाथल,
अहाड़, धूलकोट, ये बिल्कुल आपके सामने मैप में आ रहे हैं। इसके अलावा जो नाम आ रहे हैं, बालाथल, अलोड, अलोड, पलोड, ये दो नाम और हैं जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं। अलोड है, पलोड है, पिंड है, खोर है, अरनोडा है, और तोरावट है, पचार है, पिंडोरा है। यहां से सब जगहों से हमें कांस्ययुगीन प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं। इसी तरह से जब हम इस पूरे कल्चर की बात करते हैं तो इसमें इसे बनास सिविलाइजेशन भी कह रहे हैं, आघाटपुर सिविलाइजेशन भी कह रहे हैं, धूलकोट की सभ्यता भी कह रहे हैं, और तंबावती नदी, क्योंकि नगरी है, तंबावती नगरी भी इसको कहा गया है ग्लेंड को, तो तंबावती सिविलाइजेशन भी इसे कह दिया गया है। और इसके जो मैंने आपको बताया था कि आर्कियोलॉजिकली बहुत से लोगों ने इस पर काम किया है, और ये काम चाहे अक्षय कीर्ति व्यास हो, चाहे आरसी अग्रवाल हो, चाहे सांकलिया हो, इन्होंने इस पे बहुत विशेष रूप से काम किया है। यहाँ से हमें ठप्पे मिले हैं, दीपक व थाली मिली है, मिट्टी के खूब से खिलौने यहाँ से मिले हैं, और एक वृषभ यहाँ से प्राप्त हुआ है। वृषभ हमारे देश की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पशु रहा है, क्योंकि बैल की पूजा और बैल का महत्व तो हमें सिंधु सभ्यता में भी बाद में देखने को मिलता है, और बाद के काल में तो हम देखते हैं कि जब हम सनातन संस्कृति का विकास देखते हैं तो वहां पर हमें गाय का महत्व नजर आता है। एक तांबा गलाने की भट्टी भी यहां से प्राप्त हुई है, जो कि ये शो कर रही है कि तांबा यहाँ का एक मेन प्रोफेशन रहा होगा। जब हम गणेशों संस्कृति की बात करते हैं तो ऐसा अनुमान किया जा रहा है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि ये जो कालीबंगा है यानी सिंधु सभ्यता की साइड से, इनको तांबा गणेश्वर क्षेत्र से प्राप्त होता रहा होगा, खेतड़ी से प्राप्त होता रहा होगा, ऐसा अक्सर बोल दिया जाता है। यहां से चूल्हे मिले हैं, इन चूल्हों में हमें बहुत से इनसे प्रमाण मिलते हैं कि क्या क्या चीजें और हो सकती हैं। तो इसके अलावा बीबी लाल हैं, शिंदे हैं, ग्रेगरी प्रॉशल हैं, इन सब लोगों ने यहाँ पे काम किया है। तो इस प्रकार से हम राजस्थान के संदर्भ में हम फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरपीएससी में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं। और इसी तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि ये गालव गंगा गणेश्वर धाम नीमका थाना के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। ये आप सामने देख रहे हैं कि लोग पवित्र स्नान यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे देश में जो जल पूजा का प्रमाण है, जल पूजा का प्रमाण हम देख रहे हैं कि यहाँ ताम्रपाषाणिक संस्कृति से हमको देखने को मिल रहा है। आज के युग में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आज के युग में भी गंगा स्नान की बात आती है, पुष्कर में स्नान करने की बात आती है, हमारे पास कुंभ के उदाहरण हैं। तो इनका जो बैकग्राउंड है, ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, वो ऐतिहासिक बैकग्राउंड हमें यहां से मिलता है। तो सीकर में विशेष रूप से यहाँ सुनारी उप केंद्र था इस सभ्यता का, उप केंद्र झुंझुनू में ये है सुनारी, और यहाँ खंडेला हिल्स से लेकर के सुनारी तक और पूरा गणेश्वर तक, यहाँ से पूरा का पूरा हमें ये सिविलाइजेशन के बिंदु मिलते हैं। यहाँ पर थानेश्वर महादेव का मंदिर है, शिव का टेम्पल है, गणेश्वर धाम इसको बोला जा रहा है। और मैंने आपको बताया कि ताम्र सभ्यता की जननी इसे कहा गया है। कांतली सिविलाइजेशन भी इसे कह सकते हैं क्योंकि कांतली नदी के आसपास ही इस पूरी सभ्यता का, इस कल्चर का जन्म होता है। और इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं क्योंकि आर्कियोलॉजिकली इस क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, इसलिए इसको पुष्कर एक तरह से पवित्र नाम है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि तो मछली का कांटा पकड़ने के यहाँ से प्रमाण मिले हैं, लेकिन ईंटों का प्रयोग यहाँ से होता था या नहीं होता था यहाँ पर, इसकी जानकारी हमें अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं है। इस प्रकार से जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, इस ताम्रपाषाणिक संस्कृति में हमें विशेष रूप से जब हम बात करते हैं, वापस मैं एक बार अपनी जगह पर आता हूं। इस ताम्रपाषाण से चैल्कोलिथिक से, ये चैल्कोलिथिक है, और यहां से हम ब्रोंज एज कांस्य युगीन संस्कृति की ओर गए, कांस्य की संस्कृति की ओर गए, और इसी का नाम है आईबीसी। खास करके भारतीय इतिहास का ये यहां से प्रोटो हिस्ट्री काल प्रारंभ होता है आईबीसी से। तो ये अब हम देखेंगे वही जो रूपांतरण की प्रक्रिया है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति का रूपांतरण कैसे कांस्य युगीन संस्कृति के रूप में हुआ, कैसे सिंधु सभ्यता के रूप में हुआ। तो हम चाहे हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा, चाहे कुल्ली नाल की बात करें,
चाहे झोब की बात करें, झोब, झूकर झाकर की बात करें, सोथी की बात करें, ये छोटी छोटी संस्कृतियां हैं। सोथी तो हमारे बीकानेर से गंगानगर के बीच के एरिया में इस संस्कृति का विकास हुआ था, सोथी संस्कृति। झूकर झांगर ये सब सिंध में है, पाकिस्तान में। झोप संस्कृति सिंध पाकिस्तान, कुलीनाल हड़प्पा ये सब पाकिस्तान में। इन सब का रूपांतरण होता है आईवीसी के नगरों के रूप में और आईवीसी की सभ्यता के रूप में। इस प्रकार से जो भारतीय इतिहास है, इस भारतीय इतिहास का जब हम ये प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री का काल देखते हैं, तो इस प्रोटो हिस्ट्री के काल में हमें ये रूपांतरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो ये सिंधु सभ्यता का बैकग्राउंड है। भारत के इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले हमको पाषाण युग को समझना था, और उस पाषाण युग को समझने की ये अंतिम कड़ी है। और इस अंतिम कड़ी में आज हम यहाँ पे इतना ही करते हैं, इतना ही समाप्ति करते हैं। और मैं जहाँ जहाँ भी मैंने मटेरियल इंटरनेट से लिया है, खास करके पिक्चराइजेशन की दृष्टि से, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।